हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से सोशोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं सारे, क्योंकि इकोनॉमिक्स खत्म हम लोग की हो गई है, हम लोग की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ खत्म हो गई है, हम लोग की हिंदू लॉ फैमिली लॉ खत्म हो गया है, हम लोग का इन्वायरमेंटल लॉ खत्म हो गया, हम लोग की बची है सोशोलॉजी। अब सोशोलॉजी की बारी है, इसको फटाफट 2 दिनों के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और इसको कंप्लीट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डलवाते हैं। शुरू करते हैं। तो टिप्पणी क्या कह रही है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको टिप्पणियों को पढ़ेंगे आज लोग कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है, स्थानीय सामाजिक कल्याण क्या होता है। इन 4 टॉपिक्स को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना होगा। और चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले हम लोग टिप्पणी किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में। किसकी पहली टिप्पणी है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य क्या है, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नागरिकों को उनके समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। जो नागरिकों को क्या करता है, उनके समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए देश और समाज के प्रति अपने दायित्वों को भी समझें। और उनका जो उद्देश्य होता है मौलिक कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज का, इनका मुख्य उद्देश्य यह होता है, यह सुनिश्चित करना होता है कि जो नागरिक हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जो उनके अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनका प्रयोग करते हुए देश और समाज के प्रति जो उनके दायित्व हैं उनको भी वो समझे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, उसको भारतीय संविधान के जो 42वें संशोधन यानी कि 1976 में के उसके माध्यम से अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया था। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य 10 बिंदुओं में परिभाषित किए गए थे। और जो भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, उन्हें 10 बिंदुओं में परिभाषित किया गया था, जिन्हें 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से बढ़ाकर 11 कर दिया। जिन्हें क्या करा गया था, जो 86वां जो संशोधन हुआ था, 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 के माध्यम से बढ़ाकर उसे 11 कर दिया गया। 10 बिंदुओं में परिभाषित हुए थे, 10 पॉइंट्स में बताया गया था मौलिक कर्तव्यों को, लेकिन जब 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसके बाद उसे 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया, एक और जोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बोला कि मौलिक कर्तव्यों का महत्व, मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व होता है, नैतिकता और नागरिकता। नागरिकों में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, ये इनका कर्तव्य होता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की क्या करना, रक्षा करना। संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। पर्यावरण संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों का संरक्षण करना। वैज्ञानिक सोच का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण को क्या देना, बढ़ावा देना। ये इन हम लोग के क्या है, कर्तव्यों का महत्व है, मौलिक कर्तव्यों का। आगे चलते हैं। तो कानून और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई सीधा कानूनी दंड नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई भी सीधा कानूनी दंड नहीं है, लेकिन ये नैतिक दायित्व के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, नैतिक दायित्व के रूप में कार्य करते हैं। ये समाज को मजबूत और जिम्मेदार बनाने में मदद करते हैं। ये समाज को मजबूत और जिम्मेदार बनाने में मदद करते हैं। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स को देखेंगे तो मानवाधिकार वे अधिकार हैं। तो मानवाधिकार क्या है, वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल उसके मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल उसके मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये अधिकार क्या करते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। मानवाधिकार का महत्व देखेंगे तो मानवीय गरिमा क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का सम्मान होता है। समानता का अधिकार देखेंगे तो जाति, धर्म, लिंग या अन्य भेदभाव के बिना समान का अधिकार हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार होता है, अभिव्यक्ति, आंदोलन और विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार। न्याय का अधिकार होता है, निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली का अधिकार। और संवैधानिक प्रावधान भारत में कौन कौन से होते हैं, मौलिक अधिकार जिन्हें कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों के रूप में मानवाधिकार को संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 14 से 32 तक क्या होता है, मौलिक अधिकारों के रूप में मानवाधिकार को क्या करा गया, संरक्षित किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 देखेंगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना हुई थी। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किसके अंतर्गत है, 1993, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की इसमें स्थापना हुई थी 1993 में।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो कह रहा है सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1998 में 1948 में आया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था ये। और अंतरराष्ट्रीय समझौते में देखेंगे तो कह रहा है कि ICCPR यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और ICESCR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स, ये दो तरीके के कानून वो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से विकसित थे। कानून और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखेंगे तो मानवाधिकार कानून का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना है। मानवाधिकार जो है वो कानून का उद्देश्य हो गया, सामाजिक न्याय हो गया और जो समानता सुनिश्चित करना है। ये अधिकार जो होता है वो समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की रक्षा करते हैं। और ये अधिकार क्या करते हैं, समाज के कमजोर और जो वंचित वर्ग हैं उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। सामाजिक सुरक्षा को देखेंगे तो सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा तंत्र है जो समाज के सामाजिक सुरक्षा क्या एक ऐसा तंत्र है जो समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या करता है, सशक्त बनाता है। सामाजिक सुरक्षा क्या एक ऐसा तंत्र है समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या बनाता है, सशक्त बनाता है। इसका उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था जैसी स्थितियों में सहायता प्रदान करना है। तो सामाजिक सुरक्षा क्या एक ऐसा तंत्र है जो समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या करता है, सशक्त बनाता है, पावरफुल बनाता है। इनका उद्देश्य होता है गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और जो वृद्धावस्था होती है उन जैसी स्थितियों में सहायता प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा के तत्वों को देखेंगे तो आर्थिक सुरक्षा न्यूनतम आय और रोजगार की गारंटी देता है, स्वास्थ्य सेवाएं देता है, रोग और विकलांगता के लिए चिकित्सा सुविधाएं देता है, पेंशन और वृद्धावस्था भत्ता देता है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता हो जाए, बीमा और सुरक्षा बनाता है कि दुर्घटना और बीमारियों के लिए बीमा करवाता है। भारत में सामाजिक सुरक्षा की कहाँ योजनाएं चल रही हैं, तो देख लो कौन कौन सी योजनाएं चल रही है भारत में। एक हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हुआ था, रोजगार की गारंटी और गरीबी उन्मूलन इसके अंतर्गत होता है। जनधन योजना देखेंगे तो वित्तीय समावेशन और बैंक खाते की सुविधा इसमें होती है। स्वास्थ्य सुरक्षा देखेंगे तो आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा होता है। आगे चलते हैं तो कह रहा कि ईएसआई देखेंगे तो कर्मचारी राज्य बीमा, संगठित श्रमिकों के लिए चिकित्सा और बीमा सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। कानूनी और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसको देखें तो सामाजिक सुरक्षा समाज की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित करती है और यह असमानता और गरीबी को कम करने का क्या होता है, एक उपकरण है। आगे चलते हैं तो कह रहा कि स्थानीय सामाजिक कल्याण लोकल सोशल वेलफेयर देखेंगे तो स्थानीय सामाजिक कल्याण का उद्देश्य समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है। इसका कार्य स्थानीय स्तर पर आवश्यक सेवाओं और सहायता को सुलभ बनाना होता है। और इसका कार्य क्या होता है, स्थानीय स्तर पर जो आवश्यक सेवाएं हो गई और जो सहायता हो गई इसको क्या होता है, सुलभ बनाना होता है। स्थानीय सामाजिक कल्याण के घटक को देखेंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करवाती है ये। और क्या करती है, सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छ जल और पोषण कार्यक्रम चलवाती है। महिला और बाल कल्याण देखेंगे तो आंगनवाड़ी केंद्र और मातृ देखभाल होती है। आगे चलते हैं तो बोला कि भारत में स्थानीय कल्याण योजनाएं होती हैं। भारत में स्थानीय कल्याण योजनाएं हैं पंचायती राज संस्थान होते हैं। ग्रामीण विकास और स्थानीय स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। ग्रामीण विकास जो स्थानीय स्तर पर योजनाएं होती हैं उनका कार्यान्वयन होता है। स्वच्छ भारत मिशन देखेंगे तो स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और सफाई होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM देखेंगे तो कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होता है। आगे चलते हैं तो कह रहा है जननी सुरक्षा योजनाएं क्या होती हैं, तो जननी सुरक्षा योजना होती है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सहायता प्रदान होती है। कानूनी और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखेंगे तो स्थानीय कल्याणकारी कार्यक्रम समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो स्थानीय कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं वो समाज की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये योजनाएं सामुदायिक विकास और समग्र कल्याण को बढ़ावा देती हैं। और ये योजनाएं क्या करती हैं, सामुदायिक विकास और समग्र कल्याण को क्या देती है, बढ़ावा देती है। निष्कर्ष को देखेंगे तो निष्कर्ष में कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य, मानवाधिकार, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय सामाजिक कल्याण चारों ही समाज के कानून के मूलभूत स्तंभ है। ये पहलू एक आदर्श समाज की संरचना और उसके विकास में क्या है, सहायक है। कानून के विद्यार्थियों के रूप में इन विषयों का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि कानून केवल अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता बल्कि नागरिकों और उनके कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी क्या करता है, बोध कराता है।
समाज शास्त्र और कानून मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें जिसमें सामाजिक न्याय, समानता और समृद्धि क्या हो सके, संभव हो सके। ये हम लोग के 4 टिप्पणियां थी, इंपॉर्टेंट टिप्पणियां थी। मौलिक कर्तव्य, उसके बाद था मानवाधिकार, उसके बाद था सामाजिक सुरक्षा, उसके बाद था स्थानीय सामाजिक कल्याण। इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए मैंने आपको सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे सोशियोलॉजी के फटाफट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।